नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे रणथंभौर पर आक्रमण किया था और कैसे उसने छल कपट से, धोखे से और हमीरदेव को हरा दिया था और उनके कुछ सेनापतियों को अपनी ओर मिला लिया था। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास का पाठ आता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन का जो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रणथंभौर पर आक्रमण। सुल्तान के आदेश पर उलुग खां और नुसरत खां सेना लेकर रणथंभौर की ओर बढ़े। कहाँ बढ़े थे? रणथंभौर की ओर। दोनों की संयुक्त सेना ने झाइन की ओर से रणथंभौर पर आक्रमण किया और सेना ने आसानी से झाइन पर अधिकार कर लिया और जी भरकर नगर को लूटा। हमीर के आदेश पर राजपूती सेना ने झाइन की ओर बढ़ी तथा तुर्की सेना को खदेड़ दिया। तुर्की सेना ने भी जवाबी हमला किया और रणथंभौर पर डाले दिया घेरा डाल दिया था। रणथंभौर दुर्ग की प्राचीर से राजपूती सेना के प्रहारों से नुसरत खां बुरी तरह से घायल हो गया था और वो जो उलुग खां था वो तो भाग गया था और यहाँ पर इस युद्ध में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया। तो उलुग खां को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा और उसकी सेना बिखर गई। अब अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आया और एक वर्ष तक सुल्तान रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रखा। जब नुसरत खां और उलुग खां को कोई सफलता नहीं मिली तो खुद अलाउद्दीन खिलजी खुद विशाल सेना लेकर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आया। जब उसे कोई सफलता नहीं मिली और सैन्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से दुर्ग को जीतने का प्रयास किया। सुल्तान ने संधि वार्ता के बहाने अमीर के सेनापतियों को बुलाया और उसे प्रबोधन देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी कि उसने जो हमीर के दो सेनापति के नाम आते हैं, एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रत्तीपाल। उसने दोनों सेनापतियों को बातचीत के बहाने से बुलाया और उसने धोखे से उनको अपनी ओर लाभ देकर, लालच देकर उनको अपनी ओर मिला लिया। और उधर किले में अब रसद सामग्री भी समाप्त हो गई थी क्योंकि लगभग 1 साल हो गया था रणथंभौर दुर्ग के आगे अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाले रखा था। तो 1 साल हो गया था तो इसीलिए रसद सामग्री भी समाप्त हो गई थी और जो बची हुई थी उसमें अलाउद्दीन ने हड्डियों का चूरा मिलवाकर अपवित्र कर दिया था। जल स्रोतों को भी अपवित्र करवा दिया था और ऐसी ऐसी स्थिति में भूखे प्यासे राजपूत सैनिक केसरिया केसरिया वस्त्र पहनकर दुर्ग से बाहर आ गए और शत्रु से भिड़ गए। दिल्ली की विशाल सेना के सामने राजपूती सेना टिक नहीं सकी और हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया क्योंकि इसमें जो ये इसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया था। कब हो गया था? 1301 ईस्वी में। हमीर विद्वानों व कलाकारों का आश्रयदाता था। वे सूरवीर योद्धा व कुशल सेना नायक था। कौन था? योद्धा भी था और कुशल सेना नायक भी था। अलाउद्दीन ने सैनिक बलबूते पर तो नहीं जीत सका हमीर को, लेकिन उसने छल कपट से रणथंभौर को जीत लिया। हमीर देव ने लगभग 17 युद्ध किए थे और जिनमें से 16 युद्धों का वे विजेता माना जाता है और ये जो अंतिम युद्ध था 17वां,
इसके अंदर अलाउद्दीन ने छल कपट से ही उसको धोखे से हरा दिया था। राजा हमीरदेव का नाम इतिहास में स्मरणीय रहेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। पहले जो थे वो तो रावल की उपाधि धारण नहीं करते थे, लेकिन बाद में रतन सिंह जब राजा बना तो वो रावल की उपाधि अपने नाम के आगे रावल लगाता था। 1302 में रावल रतन सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में राज सिंहासन पर बैठा। कब बैठा था? 1302 में। मेवाड़ की राजधानी कौन थी? चित्तौड़ थी। एक वर्ष के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब? एक वर्ष के भीतर ही। मेवाड़ के बढ़ते हुए प्रभाव, साम्राज्य विस्तार की लालसा और दुर्ग के सामरिक महत्व आदि के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनकी महत्ता थी और चित्तौड़ का दुर्ग बहुत ही विशाल था और ये एक आवासीय दुर्ग भी माना जाता है। यानी कि चित्तौड़ के दुर्ग में वहां की जो जनता होती थी वो चित्तौड़ के दुर्ग में ही रहती थी। अलाउद्दीन एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ और चित्तौड़ के समीप गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे अपना सैनिक शिविर स्थापित किया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि गंभीरी और जो ये बेड़च नदियां है ये कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर आती है? तो ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ के समीप है। और चित्तौड़ पर 8 माह के घेरे के पश्चात भी अलाउद्दीन को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर के एक वर्ष के घेरे के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़ के घेरे के समय भी उसे जब 8 माह तक कोई सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया। एवं संधि वार्ता के लिए पहल की। संधि वार्ता के दौरान रतन सिंह को बातचीत करते हुए अपने पड़ाव तक ले गया और उसे कैद कर लिया। यानी धोखे से, इसने धोखे से रतन सिंह को बातचीत के बहाने बुलाया और उसने उसे कैद कर लिया। यहाँ पर गोरा और बादल का नाम आता है, जो कि ये रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। इनके प्रयासों से रतन सिंह अलाउद्दीन की कैद से मुक्त हुए और वे पुणे किले में आ गए। अब युद्ध तो अवश्यभावी हो गया था, अतः दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। किले के भीतर रसद सामग्री भी समाप्त हो गई और राजपूत सेना के लिए किले के भीतर से निकलकर शत्रु सेना पर टूट पड़ना आवश्यक हो गया था, क्योंकि किले के भीतर जो रसद सामग्री थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। राजपूत सरदारों ने केसरी अवस्था धारण किए और किले के द्वार खोल दिए। रावल रतन सिंह तथा उसके सेनापति कौन थे? गोरा और बादल वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? गोरा और बादल। इधर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में विशाल संख्या में स्त्रियों ने किले के अंदर जोहर किए। यानी कि जब उनको लगा कि अब राजपूत सैनिक जीत नहीं पाएंगे, तो जब किले के अंदर रानी और वहां की दासियों ने जीवित ही अग्नि में कूदकर जोहर कर लिया था। जब जब युद्ध करने के लिए राजपूत केसरिया धारण करते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और महिलाएं जब अग्नि में कूद जाती है तो इनको ही जौहर कहा जाता है। ये चित्तौड़ का पहला जौहर था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। विजय के बाद सुल्तान ने चित्तौड़ की जनता का कत्लेआम किया। मुस्लिम सैनिकों ने भी जी भरकर जनता को लूटा और भव्य भवनों और मंदिरों को धराशायी कर दिया। कुछ दिनों बाद मेवाड़ का राज्य और चित्तौड़ चित्तौड़ का दुर्ग अपने पुत्र को सौंपकर अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया तो उसके पुत्र का नाम था खिज्र खान, तो उसके नाम पर ही चित्तौड़ का जो दुर्ग था उसका नाम खिजराबाद कर दिया था।
तो इसीलिए चित्तौड़ के दुर्ग को खिजराबाद नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान के दिल्ली लौटने के बाद राजपूत वीरों ने चित्तौड़ को जीतने का वापस प्रयास जारी रखा। सरदार हमीर, यह हमीर कौन था? जो कि सिसोदा गांव का था। इसने 1326 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ को पुणे जीत लिया और मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। सिसोदिया नींव सिसोदिया राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो ये आता है हमीर। हमीर कहाँ का था? सिसोदा गांव का था, इसीलिए इसने सिसोदा राजवंश की नींव डाली। अब इसके बाद आता है कानड़ देव। कानड़ देव राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जालोर में स्थित है। जालोर स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जालोर स्थित है और जालोर पर ही चौहान वंशीय राजाओं का शासन रहा। तो ये कानड़ देव कौन था? ये था जालोर का चौहान शासक था। 1305 ईस्वी में कानड़ देव जालोर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? जालोर का शासक बना और साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा जालोर की महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक स्थिति, कानड़ देव के बढ़ते हुए शक्ति प्रभाव को रोकने आदि के कारणों से अलाउद्दीन जालोर को जीतना चाहता था। क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि जालोर का व्यापारिक महत्व था और इनका सामरिक दृष्टि से भी महत्व था, और जो ये कानड़ देव था ये अपने साम्राज्य का विस्तार किए जा रहा था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जालोर को जीतना चाहता था। अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त ध्वस्त करने तथा गुजरात विजय के लिए उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना देकर भेजा। अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने तथा गुजरात विजय के लिए उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना देकर भेजा। कहाँ पर भेजा था? ये जो सोमनाथ का मंदिर है इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। तो गुजरात जाने का जो सीधा मार्ग था वो जालोर होकर गुजरता था। यानी जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, तो अब दिल्ली से कोई भी शासक आएगा और उनको अगर गुजरात जाना है, यहाँ पर गुजरात पड़ता है, तो यहाँ पर बीच में आ जाता है जालोर। तो यहाँ से अगर कोई भी शासक आएगा तो उनको गुजरात होकर के, जालोर होकर के हमारे और यहाँ पर गुजरात में जाना होगा। तो जालोर बीच में आता था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जालोर होकर गुजरात के लिए अनुमति मांगी, लेकिन कानड़ देव ने उसे ठुकरा दिया। कानड़ देव ने क्या किया था? उसको ठुकरा दिया था। सुल्तान की सेना मेवाड़ मेवाड़ से होकर निकल गई। जब कानड़ देव ने उसकी अनुमति नहीं मांगी और उनको ठुकरा दिया था, तो सुल्तान की सेना है जो मेवाड़ होकर निकल गई। इसी सेना ने मार्ग पर पड़ने वाले गांवों को लूटा और उनको नष्ट कर दिया। गुजरात में काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ डाला। इसी तबाही तथा पवित्र स्थलों के ध्वंस के कानड़ देव काफी क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था। जब जब अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वहां पर जो शिवलिंग था उसको तोड़ दिया था, और और भी कई पवित्र स्थलों को उसने तोड़ दिया था, तो ये सब कानड़ देव से बर्दाश्त नहीं हुआ और काफी क्रोधित हुआ कानड़ देव और सुल्तान को सबक सिखाने का निश्चय किया। कानड़ देव ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर भीषण आक्रमण किया। किसने किया? कानड़ देव ने। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से वापस लौट रही थी तो उस समय कानड़ देव ने उस पर आक्रमण कर दिया। गुजरात से लूट कर लाया गया धन वो भी छीन लिया और सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों और सेना को भेजा। यानी सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों और सेना को भेजा। ऐसे एक संघर्ष में कानड़ देव का युवा पुत्र, कानड़ देव के पुत्र का नाम क्या था? वीरमदेव।
वो मारा गया। और 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना को जालोर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना किया। कब किया था? 1308 ईस्वी में। 1308 में जालोर के प्रवेश द्वार सिवाना पर, अब जालोर का जो ये प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? सिवाना। जैसे रणथंभौर का प्रवेश द्वार माना जाता था जाहिन का दुर्ग, वो उसकी कुंजी मानी जाती थी या फिर उनकी की मानी जाती थी, तो उसी प्रकार जो जालोर का प्रवेश द्वार या उनकी जो की थी वो क्या थी? सिवाना दुर्ग था। और मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया। किस पर किया था? इस सिवाना दुर्ग पर। और जब उसे सफलता नहीं मिली, बाद में देशद्रोहियों की मदद से छल कपट द्वारा खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग को जीत लिया था। तो यहाँ पर एक जो विश्वासघाती था उसका नाम आता है दया भिका। तो दया भिका ने अलाउद्दीन का साथ दिया, और इसीलिए जब दया भिका की पत्नी को ये पता चला तो उसने उसकी गर्दन काट दी थी। तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया और सिवाना के दुर्ग को जीत लिया। इस प्रकार कानड़ देव ने सभी राजपूत सरदारों का आह्वान किया। फलत जगह जगह खिलजी सेना पर प्रहार होने लगे। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खां को उनकी पत्नी सहित बंदी बना लिया। यह समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो वो स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालोर के लिए चल पड़ा। जालोर में पहुंचकर सुल्तान ने दुर्ग का घेरा डाला। कानड़देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन घेरे के लंबे समय तक चलने से किले के भीतर मौजूद रसद सामग्री थी वो खत्म होने लगी। इससे राजपूती सेना की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि जो दुर्ग के भीतर रसद सामग्री थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। तो उनकी स्थिति जो कमजोर हो गई थी और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में एक दहिया सरदार ने कानड़ देव से विश्वासघात करते हुए राज्य पाने के लालच में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से किले में प्रवेश करवा दिया। ये जो दैया सरदार था उसने इस विश्वासघात का पता चलने पर राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। किसने? दैया दैया सरदार की पत्नी ने। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी सेना का कान्हड़ देव ने अपने राजपूती सैन्य सरदारों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने हर जगह पर, जैसे उसने रणथंभौर का दुर्ग जीतने के लिए भी छल कपट का सहारा लिया। उसने रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर लालच देकर मिला लिया था। उसी प्रकार उसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उसने रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया था। और उसी प्रकार उसने जब जालोर पर आक्रमण किया तो उसने दैया सरदार को अपनी ओर लालच देकर मिला लिया था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने हर जगह छल कपट का सहारा लिया और ये जो राजपूत शासक थे उनको धोखे से ही हराया था। इसके बाद कानड़देव एक सूरवीर योद्धा और देशभक्त एवं स्वामी भक्त शासक था। अब हम पढ़ेंगे महाराव सेखा के बारे में। राव सेखा 15वीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्ति था। उनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ। कछवा वंशीय होने से ये जो सेखा थे ये कौन से वंश से संबंधित थे? कछवा वंश से। और इन्होंने ही शेखावत जो ये वंश है राजवंश है उनकी स्थापना की थी। कछवाहा वंशीय होने से आमेर राज्य का सम्मान बनाए रखने हेतु वे उसे वार्षिक कर देता था। आमेर शासक चंद्रसेन शेखा के बड़े भ्राता थे। उन्हें शेखा का स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था। उसको किसी प्रकार आमेर की अधीनता में लाने के लिए प्रयासरत थे। यानी उनका जो आमेर का शासक था चंद्रसेन, वो नहीं चाहता था कि उन ये जो राव सेखा है वो खुद स्वतंत्र राज्य बनाए। तो उन्होंने उसको अधीन लाने के लिए बहुत प्रयास किया। राव सेखा एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे।
राव शेखा जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, को आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः दोनों भाइयों के मध्य 1 दशक तक युद्ध होते रहे। किसके मध्य? राव शेखा और आमेर के जो शासक थे चंद्रसेन, उनके बीच में। आमेर के शासक चंद्रसेन वो शेखा के बड़े भाई थे। इन दोनों भाइयों के बीच में 1 दशक तक लगभग युद्ध होता रहा। 1471 ईस्वी के युद्ध में शेखा की विजय हुई और इसीलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद जब ये राव शेखा जीत गए थे, तो इसीलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। शेखा युद्ध कला में पारंगत था। इसके बाद उसने अपने आसपास के स्थानों को हस्तगत करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप भवानी, हिंसार एवं हिसार व अन्य अनेक क्षेत्रों पर शेखा का आधिपत्य हो गया और इनके राज्य में गांवों की संख्या 360 तक पहुंच गई थी। कितने तक पहुंच गई थी? 360 तक। इसके राज्य अमृतसर का क्षेत्रफल आमेर राज्य से भी बड़ा था। राव शेखा ने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया और इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को नहीं खाने का संकल्प लिया था। किसके कारण? राव शेखा के कारण ही। वे नारी की अस्मिता के भी रक्षक थे। कौन? राव शेखा। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सन 1488 में उत्सर्ग कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई एवं उनकी यादगार में एक छतरी बनी हुई है। अब हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग महात्म्य से, रसिक प्रिया से और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है आदि से मिलती है। किससे मिलती है? एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। वह 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कौन? महाराणा कुंभा। कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। यानी कि यह प्रारंभ से ही उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया। किस पर? ये जो महमूद खिलजी है, ये कहाँ का था? मालवा का। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, वो पहले का क्षेत्र मालवा था। दोनों सेनाओं के मध्य जो ये सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ। किसके बीच में? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। इस युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा और इस भागती हुई सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया। किंतु 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए। किसने? महमूद ने। मगर वे कभी सफल नहीं हुआ। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्स खां को संयुक्त सेना को तथा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। कुंभा एक पराक्रमी योद्धा और कुशल रणनीतिज्ञ ही नहीं था, बल्कि वह साहित्य एवं कला का महान संरक्षक भी माना जाता है। महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये आपको दिख रहा है कुंभलगढ़ का दुर्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है और इसकी दीवार जो चीन की दीवार है, उसी प्रकार ये भी विश्व की दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है। कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है और इसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। सबसे लंबी दीवार तो चीन की है और विश्व में दूसरी कौन सी है? यही है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो।
इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया था। महाराणा कुंभा का 1468 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ये देखिए, ये जो चीन की दीवार है, ये जो कुंभलगढ़ की दीवार है, ये प्राचीर बुर्ज है, और यहाँ पर जैसे ये बने हुए हैं खांचे, तो यहाँ पर सैनिक खड़े होकर और यहाँ पर रहकर इसकी रक्षा करते थे, दुर्ग की। अब कुछ शब्दावली है, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे खोकर, खोकर जनजाति कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र की एक जाति है। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान की जो पहाड़ी क्षेत्र की जाति है वो खोकर है। शेखावटी, शेखावटी राव शेखा द्वारा विजित क्षेत्र है, जिसमें वर्तमान में चूरू, सीकर और ये झुंझुनू आता है, तो उसे ही शेखावटी कहते हैं। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा हुआ अभिलेख है। और ये कुछ पर्सन है, इनका मिलान करना है। कानड़ देव कहाँ के शासक थे? कानड़ देव जैसे ये जालोर के थे, और हमीर देव रणथंभौर के थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे। तो ये कुछ क्वेश्चन है। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तराइन के प्रथम युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय वही विजय हुआ। मोहम्मद गौरी के बाद सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो विजय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? इनके बारे में हमें लिखना है। और ये जो पर्सन है, ये अच्छे से देखने और करने हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश और मुगल। इसके बाद सल्तनत के बाद मुगल काल आ जाता है। तो तो आज मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि गंगेईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? गंगेईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? इसका आंसर आपको बताना है, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।